अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलामुन अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सादिक कमानी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ अपना प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है विल्स एंड इनहेरिटेंस, वसीयत और मीरास। तो यकीनन आपने पिछले 6 एपिसोड्स में सुना होगा कि वसीयत इंसान को किस तरीके से बनाना चाहिए, खुदावंद करीम ने क्या क्या रेगुलेशंस रूल्स बताए हैं, किस तरीके से हमें मुज्तहिद के थ्रू से ये सारे रूल्स के बारे में आइडिया आई, हमारे रिलीजियस जूरिस्प्रूडेंस की हमें इसके ऊपर गाइडेंस है, किस तरीके से और किस नज़रिए से हमें सोचते हुए इस काम को अमली जामा पहनाना चाहिए। आपने यकीनन पिछले एपिसोड्स में ये भी सुना होगा कि अगर मरने वाला इंसान मर्द है तो उसकी जितनी भी मीरास है या मिल्कियत है वो किस तरीके से और किसे ग्रुप 1 में हो, ग्रुप 2 में हो, ग्रुप 3 में हो, किस तरीके से उस मीरास के हिस्से होते हैं। तो जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि अगरचे जो मरने वाली है वो औरत है, तो औरत के इस सिलसिले में हम लोग जानेंगे कि अगर जब औरत इस दुनिया से जाती है तो इस लिहाज से उसकी मिल्कियत, उसकी मीरास किस तरीके से तकसीम होगी, किस तरीके से बांटा जाएगा, क्या क्या कवानीन है। और इसी को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे आज के पहले गेस्ट हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद मोहम्मद ज़की हसन साहब क़िबला। मौलाना साहब सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमेशा हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं और हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आ जाते हैं। रब्बे करीम आपको भी मज़ीद तौफीक इनायत फरमाए। इलाही आमीन। लेट मी टेक नो टाइम इन वेलकमिंग माई सेकंड गेस्ट। हमारे आज के दूसरे गेस्ट हैं ब्रदर इरफान करीम। इरफान भाई सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन इरफान भाई। यकीनन आपका आना यहाँ पर बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए, और जिस तरीके से आप हमें परसेंटेजेस में बताते हैं यकीनन एक कॉन्सेप्ट बड़ा आसान लगने लगता है, तो आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अल्लाह कबूल करे। इलाही आमीन। तो मौलाना साहब, मेरा आज का सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे टॉपिक ही हमने कहा कि आज डिस्कशन ये होगा कि अगर मरने वाली औरत है तो उसकी मीरास किस तरीके से तकसीम होगी। मुझे सबसे पहले यही बता दीजिए, तो हो सकता है सारा मामला यही सिमट जाए कि क्या औरत अगर इस दुनिया से जाती है तो जिस तरीके से मर्द की मीरास बांटी जाती है तो क्या वही सेम रूल्स एप्लीकेबल होंगे या यहाँ पे रूल कुछ अलग होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ जगहों के ऊपर डिफरेंसेस हैं जी, और इस बिना पर हमें इनको मुकम्मल तौर पर समझने की ज़रूरत है। सेम नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि जिस तरह से हस्बैंड की मीरास वाइफ तक आ रही थी उसी तरह से वाइफ की मीरास हस्बैंड तक भी सेम सिचुएशन में जाए, ऐसा हमारे कानून में नहीं है। तो मौलाना साहब जैसे आपने कहा कि कुछ कुछ डिफरेंसेस है, तो क्या डिफरेंसेस है बेसिकली, आप हमें थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं? देखिए, ये गुफ्तगू जो पहले आई थी उसी को थोड़ा सा और कंप्लीट करने की ज़रूरत है कि अगर वहाँ पे आपको याद होगा ये बात आपकी खिदमत में और हमारे नाज़रीन के सामने पेश की गई थी कि अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो उस सूरत में वाइफ को 25% उस सूरत में, जबकि औलाद नहीं है, और अगर औलाद है तो 12.5% उनको मिल रहा था। यहाँ के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर वाइफ की डेथ हो रही है तो फिर जब हस्बैंड को मीरास मिलेगी तो उस सूरत में अगर औलाद नहीं है तो 50% मिलेगी, और अगर औलाद है तो उस सूरत में 25% इस हस्बैंड को अपनी मरहूमा ज़ौजा से मिलेगी, और बकिया जो 75% है फिर वो औलाद और बकिया जो ख़ानदान के क्लोज रिलेटिव है उन तक पहुँचेगी। तो मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस सारे सवालों का जवाब देने के लिए। इरफान भाई, मेरा आपसे पहला सवाल होगा, जैसे आपने हमें बताए थे डिफरेंस ऑफ सिचुएशंस, जब मर्द एक दुनिया से जाता है तो आपने एक सिचुएशन बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि अगर माँ है बाप है तो क्या, माँ नहीं है बाप है तो क्या, बच्चे हैं तो क्या। तो इसी सिलसिले में क्या आप हमें वेरियस सिचुएशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं औरत के मरहले में? इंशाल्लाह। जिस तरीके से हम लोग ने डिफरेंट सिचुएशंस को देखा था जब मरने वाला मर्द था, उसी तरीके से हम लोग उन सारे सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं आज, ओके, जहाँ पे मरने वाली एक औरत है, एक खातून है जी। ओके, तो सबसे पहले हम उस सिचुएशन पे आते हैं कि जहाँ पे औरत है और उसकी अभी शादी हुई है नहीं हुई है, यानी उसके हस्बैंड नहीं है जी, औलाद नहीं है, उसके सिर्फ वालिद या वालिदा दो में से एक मौजूद है। तो ऐसे सूरत में तो बहुत ही क्लियर है, ग्रुप 1 के अंदर जो मौजूद है वारिस वो सिर्फ वालिद या वालिदा है। बिल्कुल। तो पूरा 100% उस वालिद या वालिदा की तरफ
चला जाएगा। 2/3 का 100% पूरा उन्हें मिल जाएगा। जी, पूरा जो मीरास का जो हिस्सा है वो पूरा उनकी तरफ चला जाएगा। जी। अब जहां पे उनके वालिदैन हयात है, जी, दोनों वालिदैन, तो यहाँ पे मैं आपका ध्यान वापस बताता हूँ कि यहाँ पे चूंकि इनकी औलाद नहीं है, देखिए अभी यहाँ पे शौहर का मरहला नहीं आया है, औलाद का मरहला नहीं आया है, सच बात है। अब जहाँ पे चूंकि औलाद नहीं है तो हमें सिर्फ देखना होगा कि माँ हाजिब है या नहीं है। बिल्कुल। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में क्या होगा। नॉर्मल सिचुएशन में माँ को 1/3 यानी 33.33% मिलेगा जी। और बाकी का जो हिस्सा है वो वालिद को यानी 66.67% या 2/3 मिलेगा। जी। अब ये तो तब है जबकि हाजिब नहीं है माँ। अगर माँ हाजिब है तो माँ का हिस्सा हो जाएगा 16.67%। ओके। और बाकी का जो 83.33% है ये वालिद की तरफ जाएगा। बिल्कुल, यानी ये तब तक है जब तक औलाद नहीं है, शौहर नहीं है, या सिर्फ औलाद नहीं है, वहां तक ये सिचुएशन एप्लीकेबल है। ये हाजिब और नॉन हाजिब का जो कंसेप्ट है ये सिर्फ वहां तक मौजूद है जहां पर औलाद नहीं है। एक बार औलाद हयात में आ जाती है तो वहां पे हाजिब और नॉन हाजिब का कंसेप्ट ही नहीं, खत्म हो जाता है। ये सिमिलर सिचुएशन है जब हमने मर्दों की तरफ देखा था, बिल्कुल उसी का बरक्स है ये। ओके, सिर्फ परसेंटेजेस में डिफरेंसेस रहेंगे बिल्कुल जब हम औरतों की मीरास को देखेंगे तो, अदरवाइज कंसेप्चुअली वही है। अगर औलाद नहीं है तो हाजिब और नॉन हाजिब को देखा जाएगा, अगर औलाद है तो वो कंसेप्ट की एप्लीकेबिलिटी ही नहीं है। तो नाज़रीन, आप जैसे आपने सुना इरफान भाई ये कह रहे हैं कि कुछ परसेंटेजेस में डिफरेंसेस आएंगे, तो मैं आपसे यही मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि आप इस चीज़ों के ऊपर आप अपने नोट्स बनाएं और अपने सवालों को भी आप इसमें नोट डाउन कीजिए, ताकि गुफ्तगू जैसे आगे बढ़ेंगी आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी इंशाल्लाह होगी। और आपके कन्वीनियंस के लिए आप स्क्रीन्स के ऊपर स्लाइड्स भी देख पा रहे होंगे, जिसमें आपको काफ़ी हद तक ग्राफिकल कंटेंट के थ्रू आपको क्लैरिटी इंशाल्लाह मिल रही होगी। इरफान भाई, माज़रत के साथ बिस्मिल्लाह। जी, तो हमने अभी तक गुफ्तगू की जहाँ पे सिर्फ वालिदैन तक बिल्कुल मरहले थे। अब फर्ज कर लीजिए जो लेडी है जिसका इंतकाल हुआ है वो शादीशुदा थी, उसकी अभी औलाद नहीं है। बिल्कुल, शादीशुदा थी और उसके वालिदैन हयात है, दोनों। जी, ओके, तो वालिद है, वालिदा है और हस्बैंड है। बिल्कुल। ऐसे सूरत हाल में क्या होगा, सबसे पहले हस्बैंड का शेयर निकाला जाएगा जी, जो कि यहाँ पे 50% है। ओके। तो हस्बैंड का 50% शेयर निकाला जाएगा। माँ अगर हाजिब है तो उसका 16.67% हिस्सा है। बिल्कुल। और जो बैलेंस 33.33% है वो वालिद की तरफ जाएगा। ओके। सेम सिचुएशन लेते हैं जहां पे हस्बैंड है, औलाद नहीं है और वालिदैन दोनों मौजूद है, लेकिन माँ हाजिब नहीं है। ओके। अगर माँ हाजिब नहीं है तो सबसे पहले तो हस्बैंड का 50% शेयर निकाल जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद में माँ का जो हिस्सा है वो 33.33% हो जाएगा। ओके। और जो वालिद का हिस्सा है वो 16.67% रहेगा। ओके, यानी पूरा उल्टा है इसमें। हाँ, क्योंकि वो हाजिब और नॉन हाजिब के कंसेप्ट के हिसाब से माँ का शेयर जो फ्लक्चुएट होता है, बिल्कुल, तो हस्बैंड का निकलेगा, माँ का शेयर जो फ्लक्चुएट होगा वो होगा, और जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो वालिद का रहेगा। बिल्कुल। तो अब ये बाप के हिस्से में से इन शॉर्ट कॉम्पेंसेट होगा। जी, बिल्कुल। अब जो है समझिए शादीशुदा है मरने वाली, और वालिदैन में से कोई भी एक मौजूद है। जी, दोनों नहीं है। ओके, तो अगर वालिद हयात है समझ लीजिए और हस्बैंड है तो हस्बैंड को 50% पहले तो चला जाएगा जी, और जो बचा हुआ 50% है वो वालिद की तरफ चला जाएगा। ओके। और अगर समझिए वहां पे वालिदा है वालिद की जगह पे, तो अगेन हस्बैंड का शेयर 50% रहेगा और वालिदा की तरफ बाकी का 50%। तो क्या ये समझ सकते हैं कि हस्बैंड को 50% तो फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, माँ और बाप के ऊपर डिपेंड है। अगर चाहे माँ हो तो उसको एक हाजिब नॉन हाजिब का फैक्टर आएगा, अगर चाहे बाप, तो इन शॉर्ट देखने जाए तो दोनों का 50% ही होता है और उसी 50% में फ्लक्चुएट होता है जब तक औलाद नहीं है वहां तक। ओके, जब औलाद आएगी तो ये परसेंटेजेस चेंज होंगे और वो मैं अभी कुछ देर में एक्सप्लेन करता हूं। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। ठीक है, अब समझिए ऐसा सिचुएशन है जहां पे औरत शादीशुदा थी मरने वाली, हस्बैंड हयात है, बच्चे अभी हुए नहीं हैं जी, और माँ बाप भी दुनिया में नहीं है जी, यानी सिर्फ हस्बैंड है, माँ बाप नहीं है, औलाद नहीं है।
बिल्कुल तो इसमें भी हस्बैंड, चूंकि औलाद नहीं है, हस्बैंड का शेयर 50% रहेगा। बिल्कुल। अब हस्बैंड का शेयर 50% है। अब वापस मैं आपका ध्यान उस तरफ करता हूं कि न माँ बाप है न औलाद है, बिल्कुल यानी ग्रुप 1 में से कोई भी नहीं है। सारा तो कुछ यहाँ पे जो बाकी का 50% है वो ग्रुप 2 की तरफ बढ़ेगा। अच्छा, और अगर ग्रुप 2 में कोई नहीं है तो ग्रुप 3 की तरफ बढ़ेगा। ओके। यानी ऐसे सिचुएशन में जहां पे औरत गुजरने जो इंतकाल कर रही है उसका सिर्फ हस्बैंड है, माँ बाप नहीं है और औलाद नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हस्बैंड ये नहीं कह सकता अब सारी दौलत मेरी, बिल्कुल बिल्कुल। उसका हक सिर्फ 50% तक है। और बाकी का अगर माँ बाप और औलाद नहीं है तो वो ग्रुप 2 या ग्रुप 3 की तरफ, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, वो उनकी तरफ जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई, ये क्लैरिटी इनफैक्ट काफी हद तक बहुत जरूरत भी थी, आपका बहुत शुक्रिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इस इक्वेशन में औलाद को इंट्रोड्यूस करते हैं जी। और थोड़े से औलाद के होने वाले सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं। जी। देखिए, जब औलाद एक बार सिचुएशन में आती है, आपको याद होगा मर्दों के लिए जब था, तब जब तक औलाद नहीं थी वाइफ का शेयर 25% था। बिल्कुल। जब औलाद आती है तो वो वाइफ का शेयर 25 से घटकर 12.5 हो गया। बिल्कुल। प्रिंसिपल यहाँ पे भी वही है। जो मर्द का शेयर अभी तक, जो हस्बैंड का शेयर अभी तक यहाँ पे 50% था, एक बार औलाद इक्वेशन में आ जाती है तो हस्बैंड का शेयर घट के 25% हो जाएगा। ओके। तो जहां पे अब हम सिचुएशन को लेते हैं, सबसे पहले जहां पे हस्बैंड है, पेरेंट्स है, दोनों पेरेंट्स हयात है, ओके, और औलाद है, चाहे एक है चाहे एक से ज्यादा है, ओके, यानी फुल फैमिली है। अब ऐसे सिचुएशन के अंदर हस्बैंड का शेयर पहले निकल जाएगा 25% उनका हटा देंगे। औलाद है तो 25% शेयर बिल्कुल। हस्बैंड का है। अब दूसरा जो शेयर है वो जाएगा सबसे पहले माँ और बाप की तरफ। ओके। अब यहाँ पे भी मैं याद दिला दूं, चूंकि औलाद आ गई तो अब हाजिब नॉन हाजिब का कंसेप्ट खत्म हो गया। अब वहां पे हमको ये एग्जामिन करना ही नहीं है कि माँ हाजिब है कि नहीं। बिल्कुल। तो 25% शौहर का निकल गया। जी। फादर को 16.67% मिलेगा। ओके। मदर को 16.67% मिलेगा। ओके। दोनों का शेयर इक्वल रहेगा। अब जो बचा है वो 41.67% है। जी। ये 41.67% जो है ये बच्चों की तरफ जाएगा, चाहे वो एक औलाद हो चाहे एक से ज्यादा हो। और यहां पे भी जो बच्चों की तरफ जब जाएगा तो वही कंसेप्ट है कि जो बेटा है या बेटे हैं उनका शेयर बेटियों से डबल रहेगा। यानी ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जो 41.67% है उसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जैसे कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि समझ लीजिए कि यहाँ पे एक बेटा है और एक बेटी है, तो 3 हिस्से होंगे इस 41.67 के। 2 हिस्से बेटे की तरफ जाएंगे, 1 हिस्सा बेटी की तरफ जाएगा। यानी ग्राउंड प्रिंसिपल सेम है। प्रिंसिपल वही सेम है कि बेटे को 2 हिस्से आते हैं, बेटियों को एक हिस्सा आता है। बिल्कुल। और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो माँ बाप और पहले हिस्सा निकलेगा मर्द का, फिर माँ बाप का हिस्सा निकलेगा, उसके बाद में 41.66% बैलेंसिंग अमाउंट बच्चों का। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इरफान भाई। अब इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं जहां पे मरने वाली जो औरत है वो शादीशुदा है, बच्चे हैं, लेकिन दोनों माँ बाप हयात नहीं है, एक है, या वालिद या वालिदा हयात। जी। तो वापस यहाँ पे जो है हस्बैंड का शेयर वो 25% ही रहेगा। वालिद या वालिदा को 16.67% मिलेगा। वो 16.67% और हस्बैंड का 25% निकालने के बाद जो बचता है वो 58.33% है। जी बिल्कुल। ये 58.33% बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसी प्रिंसिपल के ऊपर कि जहां पे लड़के का हिस्सा ट्वाइस ऑफ लड़की रहेगा। चाहे माँ बाप हयात है या इस दुनिया से गहलत करके, उनके परसेंटेजेस में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी ये औलाद में से कॉम्पेंसेट होता होगा। जी। अब उस सिचुएशन में आते हैं जहां पे मरने वाली है, उसके वालिदैन दुनिया से उसके पहले जा चुके हैं। जी। उसके सिर्फ शौहर है और औलाद है। बिल्कुल। ओके। ऐसे सिचुएशन के अंदर शौहर का हिस्सा वही 25% रहेगा और बाकी का जो 75% हिस्सा है वो औलाद और बच्चों की तरफ एंटायरली डिस्ट्रीब्यूट। इसमें भी मर्द का हिस्सा सेम है, शौहर का हिस्सा सेम है, बच्चों का हिस्सा जो है ना वो बच्चा कुछ बैलेंस होता है, बैलेंसिंग अमाउंट रहेगा। अब ऐसा सिचुएशन लेते हैं अगला कि जहां पे औरत है मरने वाली, ओके, उसके शौहर नहीं है। जी। वालिदैन है और बच्चे हैं।
अब जब मैं बोल रहा हूँ शौहर नहीं है, तो ये भी दो सूरत हाल है, बिल्कुल, या बिल्कुल। शौहर इंतकाल कर चुके हैं या शौहर से डाइवोर्स हो चुका है। तलाक हो चुका है। ओके, तो ये दोनों सूरत में हम उसको शौहर नहीं है कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे शौहर नहीं है, दोनों वालिदैन हैं और औलाद है। बिल्कुल। ओके, तो जो ऐसे सिचुएशन के अंदर वालिद और वालिदा दोनों का जो शेयर है वो 16.67% रहेगा। यानी वालिद को भी 16.67% मिलेगा, वालिदा को भी 16.67% मिलेगा, और जो बचा है 66.66 या 66.67% जी। ओके, ये बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके। इसी को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे ही सिचुएशन जहां पे शौहर मौजूद नहीं है, सिर्फ एक पेरेंट मौजूद है, या वालिद या वालिदा, और बच्चे मौजूद हैं जी। तो ऐसे सिचुएशन में वालिद या वालिदा का 16.67% हिस्सा रहेगा, और बाकी का जो 83.33% हिस्सा है वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बिल्कुल। और आखिरी मरहला जो रहेगा वो ऐसा मरहला रहेगा जहां पे न शौहर मौजूद है न वालिदैन, बिल्कुल, सिर्फ बच्चे मौजूद है। ऐसे सिचुएशन में पूरी 100% मीरास जो है वो बच्चों में बटेगी। बिल्कुल। तो ये जो सिचुएशंस है, अगेन जैसे कि पिछली बार भी मैंने कहा था कि कोशिश ये है कि ये जो सिचुएशंस है ये 85-90% सिचुएशंस को ज़्यादातर कवर कर लेते हैं जो हमने एक्सप्लेन की है जी। अगर इसके बाहर का कोई सिचुएशन है तो डेफिनेटली जो हम शायद कवर नहीं कर पाए तो या तो क्वेश्चंस में आ सकता है या आपके एरिया के आलिम को आप पूछ के उसके ऊपर खुलासा कर सकते हैं। बिल्कुल इरफान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने डिटेल में हमें वजाहत की, काफ़ी हद तक क्लैरिफिकेशन दिया, और मैं यकीन रखता हूँ कि मेरे नाजरीन को ये बिल्कुल फ़ायदा इससे पहुँचा होगा कि आपको परसेंटेजेस में आपको इस बारे में काफ़ी हद तक इल्म आपको हासिल हुआ होगा। अगेन मैं आपको यही कह दूँ मेरे नाजरीन कि ये परसेंटेजेस में जो फिगर आपको बताया जा रहा है ये सिर्फ आपकी कन्वीनियंस के लिए है। अलबत्ता अगर आप तौज़ी में देखिए या इसको डिकोड भी अगर आप कीजिए तो आपको 1/3, 2/3, 4th, 5th, 5th, 6th ये सारे हिस्सों में बताया गया है। लेकिन क्योंकि अक्सर हम लोग परसेंटेजेस में ईजिली समझ पाते हैं तो आपकी कन्वीनियंस के लिए ये एक स्क्रीन के ऊपर स्लाइड्स भी है और आपको इरफान भाई ने भी परसेंटेजेस में बताए। तो मौला साहब, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि ये तो काफ़ी हद तक इरफान भाई ने हमें क्लैरिटी दे दी सिचुएशन बेस्ड में। अब हमें बताइए कि क्या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टीज जैसे होती है, जैसे हमने पिछली बार कहा था कि भाई मकान है, ज़मीन है, खेत है, बिल्डिंग है, फ्लैट है, उस सूरत हाल में क्या अगर बीवी इस दुनिया से इंतकाल कर जाती है या उस सूरत हाल में औरत जो है वो इस दुनिया से इंतकाल कर जाती है, अब उसके शौहर के लिए कोई रूल्स में डिफरेंसेस है या वो सेम रहेंगे? नहीं, इस सिलसिले में वाइफ और हस्बैंड इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो यहाँ पर भी है। यानी वाइफ अपने हस्बैंड से इमूवेबल प्रॉपर्टी में ज़मीन वगैरह से नहीं लेती मीरास, यानी मीरास में उसको हिस्सा नहीं मिलता, लेकिन हस्बैंड को मिलता है इसमें से हिस्सा। उसको इसमें से भी उसके हिस्से के मुताबिक उसका पार्ट उसको मिल जाएगा। तो मौला साहब, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए औलाद नहीं है, ठीक है, अब उसमें इसका मतलब क्या हम लोग ये समझ सकते हैं कि औलाद पैदा नहीं हुई है या औलाद पैदा होकर मर गई है? इस सूरत हाल में क्या कवानीन बदलते हैं? कानून यही है कि जिस मौके के ऊपर इस इंसान का इंतकाल हो रहा है उस मौके पर उसकी कोई औलाद है बाहयात या नहीं है, चाहे इस बिना पर के पैदा नहीं हुई या इस बिना पर के पैदा हो के डेथ हो गई, दोनों सूरतों में हुक्म एक ही है, कोई फर्क नहीं है उसमें। अच्छा, अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए औलाद थी, अब इस दुनिया से कूच कर गई, इंतकाल कर गई, लेकिन औलाद की औलाद अब भी मौजूद है जिसे हम अक्सर नाती पोते कहते हैं, उस सूरत हाल में क्या उनको कुछ हिस्से में मिलेगा? इसकी दो सूरतें हैं। पहली सूरत तो ये है कि सारी औलाद की डेथ हो चुकी हो, या ये कि कुछ की डेथ हुई है, कुछ मौजूद है। तो अगर कुछ की डेथ हुई है तो जो मौजूद है सिर्फ उनको इस मीरास में से मिल रही है मीरास, और जो पहले डेथ कर चुकी हैं उनकी औलाद को इस वक्त मीरास में शामिल नहीं किया जाता। अच्छा। अलबत्ता ये कि चूंकि दादा इस दुनिया से जा रहे हैं या नाना इस दुनिया से जा रहे हैं तो वो अगर चाहें तो अपने 1/3 में से इन लोगों को कुछ हिस्सा मुकर्रर करके इस दुनिया से विल की शक्ल में करार दे के जाएं ताकि वो अमाउंट उनको मिल जाए। अब दूसरी सूरत जो मैंने पहले अर्ज किया था कि सारी औलाद की डेथ हो गई, तो अब अगर सारी औलाद की डेथ हो जाए तो फिर उनकी औलाद को उसी तरह से मीरास मिलेगी जिस तरह से उनके वालिद को या उनकी वालिदा को
उनके पेरेंट्स से मीरास मिलनी अच्छा, लेकिन इसकी शर्त है कि सारी औलादें पहले सारी दुनिया में औलाद नहीं का होना इंतकाल अगर हो चुका हो तो इस सूरत में। अच्छा मौलाना साहब, जैसे अभी सारी औलादों का मान लीजिए इंतकाल हो गया या कुछ औलादों का हुआ, कुछ का बाकी है, लेकिन जिस औलादों का इंतकाल हुआ है उसके शौहर मौजूद हो गए या उसकी बीवी मौजूद होगी, तो इस सूरत हाल में क्या उनको कोई हिस्सा मिलता है या उनको कुछ भी नहीं मिलता? नहीं, ये लोग चूंकि अब फिर वही बात आ गई कि ये जो मीरास तकसीम हो रही थी ये नसब से तकसीम हो रही जी थी। बिल्कुल। और आपने जो पूछा है वो सबब वालों के बारे में पूछा है, तो सबब वाले हमेशा वाइफ हस्बैंड से, हस्बैंड वाइफ से लेती है और किसी तरह की कोई मीरास नहीं है। यानी सबब की सूरत में अगर वाइफ है तो सिर्फ हस्बैंड से लेगी, वो इन लॉज से नहीं लेगी। इसी तरह से अगर हस्बैंड है तो वाइफ से लेगा लेकिन वो इन लॉज से नहीं लेगा। तो अब यहाँ के ऊपर ये इन लॉज करार पा रहे हैं। बिल्कुल। या आपने कहा कि ये बहू है या ये आपने कहा कि दामाद है, लिहाजा अब इसके लिए मीरास में इनको शामिल नहीं किया गया है, लेकिन अगर हकदार हैं तो इनकी औलाद को उसमें शामिल किया गया। अगरचे उनकी औलाद को हकदार है तो वो कितना % होता है, मतलब वो कितना उन्हें मिलेगा? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, वो जो ऊपर एक कानून आपकी खिदमत में अर्ज किया गया था कि लड़के को लड़की के 2 बराबर मिलनी है मीरास, बिल्कुल। ये पहले तबके में है, लेकिन जब आगे बात बढ़ेगी तो ये हो सकता है कि ये कानून दूसरे अंदाज से सामने अलबत्ता रहेगा, लेकिन इसके कानून की सिचुएशन चेंज हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मसलन एक शख्स दुनिया से जा रहा है कि जिसके बेटे और बेटी 2 औलाद मौजूद है। ऊपर याद होगा आपको जब हम हमारे मोहतरम इरफान भाई वाजे कर रहे थे तो उसमें अगर एक खातून दुनिया से जा रही है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, तो उसमें गुफ्तगू भी आई थी, खातून दुनिया से जा रही है जिसका हस्बैंड मौजूद है और 2 बच्चे, पेरेंट्स नहीं है उस खातून के, बिल्कुल 2 बच्चे मौजूद हैं। तो अब ये 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा, इत्तेफाक ये कि ये 2 बेटे और बेटी भी इंतकाल कर गए जी, और अब इस बेटे की एक बेटी मौजूद है और बेटी का एक बेटा मौजूद है। अच्छा, तो अब उधर आपने कहा था कि 75% कितना हक बन रहा था बेटे और बेटी का। जी बिल्कुल। तो 75 में से बेटे को 50% मिलना था, 25% बेटी को मिलना था। अब जब ये आगे बढ़ेगी तो उस बेटे की बेटी को 50% मिलेगा। अच्छा, और ये चेंज है पूरा। जी, और उस बेटी के बेटे को 25% मिलेगा। क्यों? इसलिए कि ये लोग अपनी मीरास नहीं ले रहे हैं, ये अपने पेरेंट्स की मीरास, अपने डैडी और अपनी मम्मी की मीरास ले रहे हैं। तो जो मीरास इनकी मम्मी को या जो मीरास इनके वालिद को मिलनी थी वही मीरास इन तक पहुंचेगी। अब शायद मुमकिन है कि ये बेटा हो फिर भी इनको कम मीरास मिलेगी, बेटी हो फिर भी हो सकता है कि ज्यादा मीरास। क्यों? इसलिए कि जैसी मीरास इनके मम्मी या डैडी की थी वही मीरास इन तक शिफ्ट होके आएगी। बिल्कुल। तो मैं नाज़रीन आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मौलाना साहब ने अभी हाईलाइट किया और आप लोगों को बताया कि किस लिहाज से अगर वो परसेंटेजेस चेंज हो जाते हैं। अक्सर हम लोग यही ग्राउंड रूल पे रुके होते हैं कि बेटा हो तो उसको डबल अमाउंट मिलेगा और बेटी हो तो उसको सिंगल अमाउंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पूरा फेरबदल होता है। तो आपको मौलाना साहब ने बताया। मौलाना साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे बताइए, अगरचे इस दुनिया में माँ मसलन नहीं है लेकिन सौतेली माँ है, या अगरचे बाप नहीं है और सौतेला बाप है, उस सूरत हाल में कवानीन कैसे बदलते हैं? ये फिर वही बात आ जाएगी, ये सबब वाली बात आ जाएगी। बिल्कुल। तो ये जो मीरास है वो हस्बैंड वाइफ से लेगा, लेकिन औलाद की मीरास को ये स्टेप फादर नहीं ले सकता और ना ही स्टेप मदर। इसी तरह से स्टेप मदर भी अपनी औलाद की मीरास को, अपनी यानी हस्बैंड की औलाद की मीरास को नहीं ले सकता। तो यानी ये हद तक भी क्लियर है। अच्छा मौलाना साहब, एक और सवाल जो मेरे दिल में है और यकीनन आपको भी इस बारे में पता होगा कि माशरे में एक चीज़ें होती है, जैसे बाज़ औक़ात अक्सर हम लोग यही देखते हैं कि औलाद तब पैदा होती है जब एक दूसरे में निकाह हो, शादी हो, लेकिन अक्सर कभी कभार बाज़ औक़ात वंस इन अ ब्लू मून कभी ऐसा भी होता है कि बिना निकाह के भी औलाद पैदा हो जाती है। अब उस सूरत हाल में हम उन्हें इल्लीगल तो कहते हैं, लेकिन क्या उनका भी कोई हिस्से में, कवानीन में कुछ हिस्सा उनका भी है या उनके लिए नहीं है? चूंकि इनको औलाद के जुमरे में नहीं करार दिया जाता, लिहाजा इनको मीरास में शामिल नहीं किया जाता। लेकिन उसकी दूसरी सूरत है, वो सूरत वो जो अल वलद लिल फराश वाली सूरत हाल है, उसमें ख़ास सिचुएशन में उनको मीरास का एक हिस्सा मिलेगा, लेकिन वाकई शक्ल में इनको चूंकि औलाद की शक्ल में नहीं समझा जाएगा, लिहाजा इस तरह से इनको मीरास में शामिल नहीं किया जाएगा। तो मौलाना साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ को औलाद नहीं होती है,
चाहे यह होती भी है तो इस दुनिया से कूच कर गई और इसी सूरत में उसका कोई वरसा या वारिस है नहीं। तो ऐसे सूरत हाल में लोग ये भी देखते हैं कि वो कुछ बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, या अगरचे औलाद है लेकिन फिर भी क्योंकि उनके ख़ानदान में ही कोई ऐसा बच्चा है या कोई बाहर में ऐसा बच्चा है जो वो चाहते हैं कि हम इसकी परवरिश पालन सब हम लोग खुद करें, और उसे वो अडॉप्ट कर लेते हैं। तो क्या इस अडॉप्टेड किड्स का कोई हिस्सा होता है? अच्छी बात आपने पूछी है। पहली बात तो मैं वाजे कर दूं कि ये बच्चा वालिदैन जो असली हैं उनसे मीरास लेगा। बिल्कुल। अगरचे ये किसी और घराने में परवरिश पा रहा है और इसको अपने वालिदैन से मीरास मिलेगी, उसी तरह से जिस तरह से बकिया बच्चे अपने वालिदैन की मीरास पाते हैं, इसको रियल पेरेंट्स से अपनी मीरास मिलेगी। बिल्कुल। अब आइए, ये बच्चा एडॉप्टेड है, किसी घराने में परवरिश पा रहा है, उस घराने में इस बच्चे को 2/3 में तो मीरास में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन वही 1/3 है कि जिसमें अगर चाहे पेरेंट्स तो इस बच्चे को शामिल करते हुए इनके लिए विल और वसीयत कर सकते हैं, ताकि इन बच्चों को जो एडॉप्टेड हैं इनको भी मीरास में शामिल कर, चाहे वो अडॉप्टेड फादर हो या अडॉप्टेड मदर, दोनों सूरत। तो दोनों सूरत हाल में यही है कि उसे वसीयत पहले करना होगा। जी। उसी के बाद, क्योंकि अक्सर अडॉप्टेड किड्स के लिए एक अलग ही दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है माँ बाप के तरफ से, वो देना चाहता है। बल्कि इस एतबार से अगर देखा जाए तो ये बच्चे दो तरफ से मीरास पाएंगे। बिल्कुल। एक अपने रियल पेरेंट्स से पाएंगे और एक यहाँ के ऊपर जहाँ पे उन्होंने परवरिश पाई है वहां पे 1/3 में भी उनको उनका हिस्सा अगर विल है तो उसके मुताबिक अता कर दिया जाए। लेकिन अगर मान लीजिए अडॉप्टेड किड्स है तो उसको 1/3 में ही देखना है, चाहे कोई भी वरसा अगर इस दुनिया में नहीं हो ग्रुप 1 में तो 2/3 जाएगा ग्रुप 2 में, लेकिन इनको नहीं मिलेगा। तो मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने काफ़ी हद तक हमें क्लैरिटी दी, इस कंसेप्ट को समझाया। इरफान भाई, मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सिचुएशन बेस्ड में मुझे लगता है आपने काफ़ी हद तक हर एक सिचुएशन को इंक्लूड किया है। फिर भी अगर कोई ऐसे सिचुएशंस बाकी रह जाते हैं तो मेरे नाज़रीन आपके लिए ये लिबर्टी है कि आप दिए हुए स्क्रीन पर आप अपने सवालों को ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। यकीन रखिएगा आपका नाम नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपके सवालात को पूछा जाएगा, और वो भी तब जब ये एपिसोड्स, ये सीरीज़ पूरी एंड हो जाएगी। उसके बाद में अगरचे कोई आपके सवालात है जो हमारे एक्सपर्ट्स ने जवाब नहीं दिया है या हमने नहीं पूछा है, तो मैं उनके सामने आपके सवालात को पेश करूँगा और इंशाअल्लाह उन सारे जवाबात आप तक इसी एपिसोड्स के थ्रू पहुँच जाएंगे। तो नाज़रीन, मुझे यकीनन इस बारे में उम्मीद है और मेरे को इस बारे में बहुत कॉन्फिडेंस है कि आपको ये सारे एपिसोड्स आपके लिए मुफीद बख्श है, फ़ायदे बख्श है, और आप इसके बारे में अपने लिए नोट्स बना रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी में ऐसा अमली जामा पहनाएंगे इंशाअल्लाह। और यकीन रखिए कि अगर चाहिए एपिसोड्स और ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं उसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पैगाम इंसानियत को जगह जगह दुनिया के हर कोने में पहुंचाइए, क्योंकि अगर इससे किसी की भी आखिरत बनती है तो आपकी उसमें पार्टनरशिप होगी और आपको इससे बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो मैं यकीन रखता हूँ कि आप इस बारे में गौर व फिक्र करेंगे और हमारी इसमें मदद करेंगे। तो मैं सादिक कमानी आज आपसे लेता हूँ इजाज़त। अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो कुछ ऐसे सवालात हैं जो एक्सेप्शंस की शक्ल में हमारे सामने आएंगे और आपको पता चलेगा कि इन सारे कॉन्सेप्ट में एक्सेप्शंस भी क्या है और किस तरीके से हम उसे डील करना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो इसी कॉन्वर्सेशन, इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और आपके सामने जवाबात को पेश करेंगे। तो मैं सादिक कमानी आज आपसे लेता हूँ इजाज़त। देखते रहिए चैनल विन, बने रहिए चैनल विन के साथ। वस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।